Hello, everyone, and a very good morning to all of you. Welcome to the Hindu Daily News Analysis. एंड आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें कुछ की आर्टिकल्स जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं फर्स्टली जो रिपब्लिक डे होगा हमारा. सो द चीफ गेस्ट फॉर आवर रिपब्लिक डे वुड बी फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन. सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली. इंडिया फ्रांस के रिलेशंस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे. वी विल ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल है टेलीकॉम लॉ पे. सो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट. ये इम्पॉर्टेंट है दोनों प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव बोथ. ओके. सो वी विल नॉट ओनली डिस्कस कि इस आर्टिकल में क्या क्रिटिसिज्म किया गया है. सो मेनली दिस आर्टिकल इज क्रिटिसाइजिंग जो भी प्रोविजंस हैं टेलीकॉम बिल के जो अभी राज्यसभा ने पास किया है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो सी कि एक्चुअली क्या सारे की प्रोविजंस हैं ऑफ द न्यू टेलीकॉम बिल. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग ऑल्सो ये भी डिस्कस करेंगे कि 2024 में कुछ इंपॉर्टेंट 7 जजेस बेंचेस हैं ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट मैटर्स. सो ऑब्वियसली हम लोग वो साथ के साथ मैटर्स में डीप में नहीं जाएंगे, बट दिस विल डेफिनेटली गिव अस एन आइडिया कि कौन से ऐसे की इश्यूज हैं पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जो आपके करंट अफेयर्स में चल रहे हैं दैट यू नीड टू नो इन डेप्थ. ओके. एंड इसके अलावा वी विल ऑल्सो रीड अबाउट पालना स्कीम. सो ये पालना स्कीम क्या है, राइट, एंड हाउ, एंड ऑल्सो दिस पालना स्कीम इज अ पार्ट ऑफ मिशन शक्ति. तो ब्रीफली मिशन शक्ति के बारे में भी व्हाट इट इज एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स देखेंगे. देन अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम particularly from prelims perspective is the ban on the export of rare earth technologies by China. So ये क्या ban है, what are rare earth materials and what is its utility, and क्यों चाइना जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है इन रेयर अर्थ मटेरियल्स का, दैट वी विल डिस्कस. सो मोस्टली अगर देखें आज के न्यूज़पेपर में यही की आर्टिकल्स है जो इम्पोर्टेंट है, राइट, आपके लिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से. इसके अलावा आपके एक दो और आर्टिकल्स हैं. वन इज ऑन द ऑनगोइंग इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा, राइट, इजराइल वॉर ऑन हमास इन गाजा. तो बट दैट्स मोर ऑफ पॉलिटिकल इन नेचर. वहां से कुछ ऐसा आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जो आप अपने जो है आंसर्स में अप्लाई कर पाओ या जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन. ओके. सो फर्स्टली सी जो रिपब्लिक डे अभी होने वाला है हमारा, राइट, 26 जनवरी को, ओके, 2024 में. तो उसके जो चीफ गेस्ट हैं, वी हैड सेंट इनवाइट टू इमैनुअल मैक्रोन एंड ही हैज एक्सेप्टेड आवर इनवाइट. इनफैक्ट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नो इज कि अर्लियर our prime minister Mr. Modi was also the guest of honor at the Bastille Day parade of Paris on 14th July. Okay. So this is a reciprocity. At the same time ये भी देखेंगे कि हम, so this is one important thing कि India and France share high degree of convergence on range of regional and global issues. Okay. So देखो एक symbolic significance भी होता है कि when we invite a leader of other country to our Republic Day event and they come and they attend it, so it is a symbolic of our good relations and our common basically approach to geopolitical matters. Okay. And what is, सी क्या मेन जो है एरिया जहाँ पे कन्वर्जेंस है. इनफैक्ट इन जनरल अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में देखोगे, सो इट्स मोर अबाउट कन्वर्जेंसेस. सो व्हाट आर द कन्वर्जेंसेस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. सो कुछ की कन्वर्जेंसेस, सबसे पहला है कि फ्रांस हैज बिकम अ की डिफेंस पार्टनर. ओके, राइट, वन, इट इज अ की डिफेंस पार्टनर, राइट. अगर आपको पता हो कि इट इज सप्लाइंग अस द राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स as well as many other defense equipment. Apart from this, being a key defense partner, climate change को लेके भी both India and France have convergence, right? Both are members of Indian Solar Alliance. ठीक है. So that is another convergence. इसके अलावा अगर if we talk about what is the vision for Indo-Pacific, vision for Indo-Pacific, तो उसमें भी दोनों both have a common goal that Indo-Pacific should be free and open. Okay, that is there. Apart from this, there is one more area जहाँ पे जो है there is convergence,
and that is around terrorism. So both of the countries have been afflicted by terrorism in different ways, and both wanted, are cooperating and have same approach in counter terrorism. Okay. So these are some key areas of convergence. इसके अलावा आप, in fact, apart from this, you can also say, so see, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, cultural exchanges and all, ये तो इंडिया का most of the countries के साथ रहता ही है, right? So these things are there, but these are the key areas of convergence. So security, defense, climate change, and obviously geopolitical matters like, what should be the vision of Indo-Pacific and all. So इनमें जो है, we have the convergence with France. सो दैट वाज अबाउट दिस न्यूज, इसके बारे में। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको, दिस इज फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, और पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली द लिमिटेड दैट यू नीड टू नो इज दैट हु इज द चीफ गेस्ट। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, एंड विच इज अ बिट इम्पॉर्टेंट एंड एनालिटिकल, कि जो एक टेलीकॉम बिल रिसेंटली पास किया गया है, दिस टेलीकॉम बिल रिप्लेसेस द टेलीग्राफ एक्ट 1885। ठीक है, सो टेलीकम्युनिकेशन बिल, ये इट हैज बीन पास्ड बाय राज्यसभा, नाउ इट रिक्वायर्स प्रेसिडेंशियल असेंट, और ये टेलीकम्युनिकेशन बिल रिपील करता है द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द क्रिटिसिज्म, अगर हम इससे पहले क्रिटिसिज्म में जाएं, वी नीड टू नो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, की क्यों इसकी जरूरत पड़ी, राइट? व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, राइट? एंड व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द बिल। ठीक है, तभी हम लोग जो इसमें, इन दिस आर्टिकल जो भी क्रिटिसिज्म दिया हुआ है, सम एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म इज पॉलिटिकल हियर, कुछ क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल है, और कुछ क्रिटिसिज्म डेफिनेटली दैट इज देयर विच इज मोर रिलेटेड टू दी सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द बिल। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। देखो, कॉन्टेक्स्ट, अगर इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, सो इट्स वेरी सिंपल। अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, सो अभी तक जो भी टेलीकॉम सेक्टर था, राइट, या टेलीकॉम था, या जो भी टेलीकॉम सर्विसेज थी, ओके, चाहे आपका टेलीफोन कनेक्टिविटी हो, मोबाइल कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट हो, एंड नाउ जो आपका न्यू एज सोशल मीडिया आ गया है, राइट, यू हैव ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऑल। सो आप देख रहे हो कि अगर टेलीकॉम सेक्टर में देयर हैज बीन रैपिड प्रोग्रेस, सो देयर हैज बीन रैपिड प्रोग्रेस इन टेलीकॉम सेक्टर, बट दी की गवर्निंग लेजिस्लेशन, ओके, एक इंपॉर्टेंट की गवर्निंग लेजिस्लेशन इसके लिए था दी टेलीग्राफ एक्ट। ओके, इट इज आउटडेटेड। इनफैक्ट टेलीग्राफ सर्विसेज हमने वे बैक, आई थिंक अराउंड 2013 में ही टेलीग्राफ सर्विसेज हमने बंद कर दी थी, राइट? सो इट इज रिक्वायर्ड कि जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो लेजिस्लेशन है, इट हैज टू बी अपडेटेड। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क को अपडेट करना पड़ेगा, राइट, टू टू इंश्योर कि जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में, राइट, एंड रिगार्डिंग जो इंटरनेट और जो न्यू इनोवेशंस आ रही हैं सोशल मीडिया को लेके, दैट दे आर प्रॉपरली रेगुलेटेड। ओके, सो द नीड फॉर दिस लॉ इज, this is because to update the legal regulatory framework to match fast paced changes, fast paced changes in telecom sector। ओके, इनफैक्ट, और रेगुलेशन के दो की एस्पेक्ट्स है, राइट? सो जो भी रेगुलेशन आपको टेलीकॉम सेक्टर का करना है, देयर आर टू की एस्पेक्ट्स टू दैट। वन इज की ऑन वन हैंड जो है, हमें टेलीकॉम सेक्टर को वी नीड टू बेसिकली इंश्योर कि जो है मिसयूज ना हो, राइट? पर्टिकुलरली जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनसे डील करने के लिए गवर्नमेंट के पास अंडर जो है लीगल रेगुलेशन, इट हैज द पावर्स, राइट? सो ऑन वन हैंड वी नीड दैट, ऑन द अदर हैंड वी नीड टू इंश्योर कि रेगुलेशंस इतने भी ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो जाए। On the other hand, we need to ensure that regulation should not be so strict that they stifle freedom of speech and expression. ठीक है, एंड एक्सप्रेशन। ओके, सो इन दोनों चीज का क्या करना है हमें, बैलेंस, वी नीड टू बैलेंस दीज आउट। और जो ये क्रिटिसिज्म है, व्हाट दिस क्रिटिसिज्म इज हियर, जो इस आर्टिकल में है, इट इज मेनली अराउंड दिस, कि जो ये प्रोविजंस हैं इस बिल के, दे स्टाइफल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। गवर्नमेंट का इंटेंट मेनली है कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स
have increased in the telecom, due to new developments, new technologies, and we need to basically have further empower the government to deal with them. Now let's see the, so this was about the context. Now let's see the provisions, right? So the bill जो है राज्यसभा ने पास किया, it seeks to replace Indian Telegraph Act and Wireless Telegraphy Act. Okay, now any telecom related service, right? कोई भी अगर telecom related service activities लेनी होगी, so there is a need for authorization from central government. Okay, right? So any telecom service देनी है आपको, या कोई भी आपको telecom network operate करना है, या आप किसी टाइप का रेडियो इक्विपमेंट प्रोसेस करते हो, आपको अथोराइजेशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में. नाउ हियर द क्रिटिसिज्म इज कि दो दो क्रिटिसिज्म मेन है. वन, कि अथोराइजेशन, राइट, इट इज मोर सीवियर, मतलब ये बेसिकली एक तरीके से इट लिमिट्स द फ्रीडम. ओके, फर्दर जो टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम सर्विसेज है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, राइट, नॉट वेल डिफाइंड. सो अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो इसके अंदर गवर्नमेंट कैन ब्रिंग इन एनीथिंग अंडर दिस. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी इसके अंदर ला सकता है. ठीक है. फर्दर सेकेंडली जो गवर्नमेंट का कंसर्न था सिक्योरिटी, सो टेलीकम्युनिकेशन मे बी इंटरसेप्टेड ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, public order, prevention of offenses. In fact, telecom services may be suspended on similar grounds. So यहाँ पे जब हम telecom services बोल रहे हैं, this mainly pertains to internet shutdown. ठीक है. तो एक तरीके से हियर द क्रिटिसिज्म इज अगेन दैट कि अगर आपने इतने वेगली वर्ड किया गया है, सो इट इट वुड बेसिकली लीड टू स्ट्रेंथन दी सर्विलेंस स्टेट. ठीक है, और इंटरनेट शटडाउन्स, और कहीं ना कहीं हैविंग मोर एंड मोर इंटरनेट शटडाउन्स और स्ट्रेंथनिंग द सर्विलेंस ऑफ गवर्नमेंट would have any and stifling impact on freedom of speech and expression. Okay, so that's why it is being said that this is a cause of concern. Then, but at the same time, a positive feature, this is a plus feature of this, this is a good feature, right, which has no criticism, is कि central government can provide measures for protect users of telecom services, right? कि अगर कोई भी, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा कई बार स्पैम मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं, योर इनबॉक्सेस आर फिल्ड, सो प्रायर कंसेंट विल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव स्पेसिफाइड मैसेज. ठीक है, सच एज एडवर्टाइजिंग मैसेज, राइट, क्रिएशन ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स mechanism. अगर कोई यूजर malware and any other kind of inappropriate messages अगर आपको मिलते हैं, तो users can report them, right? So these are all the things that are there for protection of users. In fact, जो telecom services provide कर रहे हैं, say for example जियो है, अब आपने जियो का जो है कनेक्शन ले रखा है, मोबाइल कनेक्शन ले रखा है, so जियो is your telecom service provider. Okay, so it must establish online mechanism for registration and redressal of grievances. So this is a good thing about this bill. Okay, so this will basically protect the users. If you are bothered by something, you would have certain mechanism for registration and redressal of your grievances. Then एक और important aspect है right of way. So basically right of way means कि as you know कि जो telecommunication infrastructure है, कई बार उसको ले डाउन करने के लिए वन हैज टू गो थ्रू प्राइवेट प्रॉपर्टी और किसी अदर प्रॉपर्टीज एज वेल. सो राइट ऑफ वे गिव्स दिस पावर, और व्हाट वी से right to entities laying down telecom infrastructure that they can get that particular piece of land. Okay, ठीक है, they can get that particular piece of private land to lay down their telecom infrastructure. ठीक है, right? So it says that it should be provided on non-discriminatory and non-exclusive basis to the as far as possible, right? So इससे होगा क्या? This will basically help in extending the telecommunication infrastructure in rural regions. ठीक है, तो ये जो है help करेगा आपको in extending telecommunication infrastructure. Further, regarding one provision regarding TRAI, Telecom Regulatory Authority of India. Okay, so this is the telecom. So it amends this also and says कि make certain provisions regarding appointments. So purely factual कि whoever will be appointed, to head TRAI, it should have at least 30 years of experience to serve as chairperson and 25 years of professional experience to serve as members. So ये एक एलिजिबिलिटी कंडीशन ले डाउन की. देन वन मोर थिंग, डिजिटल भारत निधि इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. याद रखना है क्या है. सो इट इज नथिंग, जो एक पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होता था टेलीग्राफ एक्ट के अंदर. ठीक है,
टेलीग्राफ एक्ट के अंदर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होता था, उसको रिनेम कर दिया है टू डिजिटल भारत निधि। अब पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फंड? बेसिकली ये जो यूज ऑफ फंड होता था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, दिस फंड वाज देयर टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड टेलीग्राम एंड प्रोवाइड बेसिकली टेलीकॉम कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी टू रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में प्रोवाइड करने के लिए यूज ऑफ फंड बनाया गया था। इस यूज ऑफ फंड में पैसा कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर डज मनी कम टू यूज ऑफ फंड? सो इसमें मनी आता है, एक परमानेंट लेवी होती है। सो इट्स यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन, इट इज अ परमानेंट लेवी ऑन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, okay, they as a part of this use of universal service obligation levy, they have to pay a percentage of their revenue। ठीक है, एक परसेंटेज ऑफ अपना जो उनका रेवेन्यू होता है वो देते थे इन यूज ऑफ फंड, और फिर ये जो फंड होता था दिस वाज यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड और क्रिएट द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट जो है आपका जो है देर इज कनेक्टिविटी, ओके, डिजिटल कनेक्टिविटी। दैट वाज द पर्पस। नाउ दिस हैज बीन रीनेम्ड टू डिजिटल भारत निधि। ठीक है, so this has been renamed to digital bharat nidhi, okay, right? Further, एक और एस्पेक्ट है रिगार्डिंग असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम। जैसे बेसिकली 2G स्पेक्ट्रम आपने सुना था ना, सो स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट एयरवेव्स जो बेसिकली टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स यूटिलाइज करते हैं टू ट्रांसफर योर मैसेजेस एंड सिग्नल, सो दैट आपको जो है जो भी सर्विसेज मिलती हैं इंटरनेट वगैरह, दैट इज थ्रू स्पेक्ट्रम। ओके, सो ये स्पेक्ट्रम कैसे अलोकेट करना है, देना है, राइट, how it should be given. So this law clearly says that it should be assigned by auction, but in certain specified uses it could be assigned on administrative basis. Now इसको भी criticize किया गया है here that this provision basically this provision can be used. So एक तो use of के लिए भी criticism है यहाँ पे. So there is one criticism for use of and one criticism for this provision of what we say how it is going to be assigned, spectrum is going to be assigned. Okay, so here it says ki certain provisions like, okay, so first regarding use of, it says that it has simply been renamed and ye jo levy hai, there is nothing else done here, right, jisse jo hai which will help in boosting the digital divide, help in boosting the digital connectivity and overcome the digital divide. Okay, further here it says कि certain provisions have been made and this is a bit political though, but ये जो administrative allocation of spectrum on administrative basis, right, administrative basis वाला provision है to allocate a spectrum, it may be misused. Okay, so it is political criticism in nature that it may be misused to basically favor certain groups. Okay, so this is one of the other criticisms. Okay, then apart from that there are also other one more aspect regarding this national security. ये जो national security का phrase है, so here they are clearly saying कि one more thing is कि there would be a penalty of ₹25. So this is one more provision there कि there are penalties here, right? So providing any false particulars or any material information. So अगर say you have some, what do you say, आपके पास कोई कम्युनिकेशन है टेलीकॉम की, आपसे मांगा गया और आपने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ओके, देयर वुड बी अ पेनल्टी ऑन यू। एंड फर्दर वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज कि जैसे कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, द लॉ रिक्वायर्स कि जैसे व्हाट्सएप हो या कोई भी, ओके, जियो एंड एनीवन, दे शुड, जो भी यूजर हैं टेलीकॉम सर्विसेज के, यूजर शुड बी आइडेंटिफाइड यूजिंग बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन। नाउ देखो इसके अगेंस्ट दिस इज वन गुड थिंग इज की, सो दैट अगर कल को कोई टेलीकॉम सर्विस मिसयूज कर रहा है, से फॉर रेडिकलाइजेशन और से फॉर एनी रॉन्ग पर्पस, जो सिक्योरिटी, जो कंट्री की सिक्योरिटी को थ्रेट प्रेजेस करता है, इन दैट केस इट कैन बी आइडेंटिफाइड
that person can be identified through this provision. But on the other hand, government इसका या ये जो है इसका misuse हो सकता है. It may violate our privacy as well. So ये वही debate हो गया कि we need to balance the security concerns with the privacy and freedom of speech concerns. Okay. So these were most of the की कंसर्न्स. इसके अलावा एक और कंसर्न था कि ज्यादा डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ. ठीक है. सम ऑब्लिगेशन ऑब्जेक्शंस इन वर रेज्ड बट नॉट मच ऑफ डिबेट डिस्कशन वाज टेकन अप. ठीक है. So these were the key concerns regarding the Telecom Act, its provisions and concerns. Okay. Then the next article is that having more seven judges bench hearing the crucial matters. So you would be knowing कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, राइट. सो आर्टिकल 145 और आर्टिकल 143 में ये जो है 5 जज बेंच के पास जाता है, उससे कम नहीं. ओके. 5 जज बेंच के पास जाता है, उससे कम नहीं, राइट. और जब 5 जज बेंच कोई डिसीजन लेती है तो इसको अगर इफ इट हैज टू बी रिव्यूड और ओवरव्यूड, सो देन इट हैज टू गो टू अ 7 जज बेंच. ठीक है. सो ऐसे काफी इंपॉर्टेंट कुछ मैटर्स हैं जिसके ऊपर 2024 में 7 जज बेंच जो है बनेगी. ठीक है. द हाईएस्ट जज बेंच वाज 13 जज बेंच इन केशवानंद भारती केस. ठीक है. सो इसमें 7 जज बेंच किन किन मैटर्स पे बनेगी, इट हैज क्लियरली हाईलाइटेड. ओके. सो वन की पैसेज ऑफ लॉज इज मनी बिल, राइट. तो एक कंसर्न ये आपने देखा था, पास्ट में आया था कि इन मेनी टाइम्स कुछ जो लॉज होते थे, कुछ चीजें होती थी, वो इन फॉर्म ऑफ मनी बिल जो है पास कर दिए जाते थे. अगर आप कोई चीज मनी बिल से पास करते हो तो बेसिकली यू बाईपास द स्क्रूटनी ऑफ राज्यसभा. सो ये कंसर्न था अपोजिशन का. और काफी जो लॉज में कुछ प्रोविजंस थे which were not exactly should have been the provisions of money bill, but they were passed as money bill. Further now एक पॉइंट तो ये है कि क्योंकि मनी बिल के ऊपर राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स नहीं होती, एट मैक्सिमम इट कैन बेसिकली गिव रिकमेंडेशंस. वो भी 14 दिन के अंदर देनी होती है. अगर अगर अपार्ट फ्रॉम दैट इट वुड बी बाईपासिंग द राज्यसभा. ठीक है. फर्दर हु क्लासिफाइज सर्टिफाइज अ बिल एज मनी बिल? स्पीकर. So speaker certifies a bill as money bill. Okay, right. So ये दो की थिंग्स जो आपको जाननी चाहिए. एंड इसके अलावा एक और चीज है, स्पीकर की बात की तो द रोल ऑफ स्पीकर, राइट. स्पीकर की अथॉरिटी इन एडजुडिकेटिंग डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस, राइट. राइट. दैट इज देयर आल्सो इन द क्वेश्चन. क्योंकि कई बार क्या होता है कि देयर इज दिस कंसर्न कि जो स्पीकर या फिर इन जनरल दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे अभी जगदीप धनखड़ को भी लेके जो ये कंट्रोवर्सी हुई है, राइट. प्रिसाइडिंग स्पीकर और दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा और दी राज्यसभा, मेनी टाइम्स अपोजिशन जो होती है, दे से दैट दे एक्ट इन अ बायस्ड वे. ओके. सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. सो एक स्पीकर के पास जैसे एक पावर है टू सर्टिफाई मनी बिल, तो यहाँ पे दे आर सेइंग दैट स्पीकर मे एक्ट इन अ बायस्ड वे, राइट. दैट इज देयर. क्योंकि स्पीकर, बिकॉज स्पीकर हैज पावर, सो ही मे सर्टिफाई एनी बिल दैट गवर्नमेंट वांट, वेयर गवर्नमेंट वांट्स या जो है रूलिंग पार्टी वांट्स टू बाईपास राज्यसभा एज मनी बिल. सेकेंडली, speaker has the power to basically decide matters in anti defection. So speaker decides basically cases of anti-defection, right? So there also in that scenario also, इस scenario में भी जो speaker का role है वो question में आया है, जैसे in your the नबाम रेबिया judgment. ठीक है. नबाम रेबिया judgment या फिर और भी बहुत सारे जो है महाराष्ट्र में भी हुआ था शिवसेना को लेके ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला. सो इस केस के ऊपर भी एक 7 जज बेंच बनेगी. इसके अलावा अदर मैटर्स वर सब क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस, सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट. ओके. सो बेसिकली जो SC ST है उसके अंदर वेदर देयर कुड बी सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब और नॉट. अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 जजमेंट थे.
एक जजमेंट जो 2020 में आया जजमेंट, इट सेड कि यस इट कुड बी राइट, that could be done. Okay, they could create a weakest because they could create a list preferential treatment to certain scheduled caste and certain scheduled tribes within the what we say within the entire list of the scheduled caste and scheduled tribes. ठीक है, that was held. But एक 2004 में judgment था where it said, okay, that the name of the judgment was EV Chinna case, okay, where it says that it would tinker with the presidential list, right? मतलब basically अगर आप देखो तो who should get benefits, who should be classified as scheduled caste and scheduled tribe, ये determine होता है by article 341 एंड 342, जहां पे प्रेसिडेंट जो है एक लिस्ट इशू करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर. ओके, विद गवर्नर. सो प्रेसिडेंट एक लिस्ट इशू करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर. और अगर इसमें कोई चेंज चाहिए, इफ एनी चेंज इज रिक्वायर्ड, सो चेंज कैन बी डन बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ही चेंज कर सकता है. ठीक है, राइट. नाउ इसमें व्हाट हियर इट वाज सेड वाज कि अगर ऐसा चेंज किया जाएगा, राइट, इन दिस लिस्ट, एक यू नो दैट देयर इज सेट ऑफ शेड्यूल कास्ट, उसमें विद इन एक पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट को जो है वीकेस्ट ऑफ वीकेस्ट क्लासिफाई करके प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. सो इट वुड मीन कि ये इस लिस्ट से टिंकरिंग है, इसको चेंज कर रहा है, राइट. सो अगेन दैट इज द कंटेंशन कि दो आपके पास डिफरेंट जजमेंट्स हैं इस मैटर को लेके. सो इस पे भी जो है आपका एक 7 जज बेंच बनेगा. Okay, so these are the key. And one more important area जिसपे 7 जज बेंच बनेगा, that is breach of privilege of legislature versus citizens fundamental rights, कि दोनों के बीच में बैलेंस क्या रहेगा. तो this thing also has been in news quite few times और एक contentious issue रहा है. Okay, so these are some key matters. मनी बिल्स को लेके, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को लेके, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज वर्सेस सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को लेके, स्पीकर का रोल एंटी 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन की जो है डिसीजंस लेने में, राइट, पिटीशन सुनने में, व्हेन नोटिसेस फॉर देयर रिमूवल वर पेंडिंग. ओके, इसको लेके भी. एंड देन देयर आर सम अदर मैटर्स आल्सो जिनके ऊपर 7 जज बेंच बनेगा. बट दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट मैटर्स जो आपके न्यूज में रहे हैं, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव as well as prelims perspective. Okay, then next is the government scheme, पालना स्कीम. ठीक है, सो गवर्नमेंट की एक स्कीम है पालना स्कीम. ये पालना स्कीम किस लिए है? दिस इज टू सेट अप बेसिकली क्रेच फैसिलिटीज. ओके, एंड व्हाई वी आर सेटिंग अप क्रेच फैसिलिटीज? दिस क्रेच फैसिलिटी बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स that women face, बैरियर, और यू कुड ऑल्सो से पार्ट ऑफ द डबल बर्डन जो वुमेन फेस करती हैं, वुमेन इन वर्कफोर्स फेस, is basically the responsibility of child care. ओके, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चाइल्ड केयर की मेनली वुमेन के ऊपर फॉल करती है. उसके कारण कई बार आइदर दे आर आउट ऑफ वर्कफोर्स, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है कि ऑल्दो इट हैज इंक्रीज्ड बट स्टिल 37% है. So this is one data you should know. You should note it down कि women का participation rate, workforce participation rate 37% हो गया. So it has increased, but still nowhere near what not equal to men. ठीक है, और one of the reasons could be कि responsibility for child care. Plus दूसरी चीज ये भी है कि if women are working, then they face the double burden. Right? कि उन्हें उन्हें वर्क भी करना है एंड दे हैव टू टेक हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. तो इन दैट ओनली टू हेल्प देम आउट ये पालना स्कीम है, विच इज बेसिकली टू प्रोवाइड क्वालिटी डे केयर फैसिलिटीज फॉर क्रैचेस फॉर चिल्ड्रन वर्क ऑफ वर्किंग वूमेन. ठीक है, तो ये पालना स्कीम आपकी जो है, दिस वाज अ पार्ट ऑफ अम्ब्रेला स्कीम मिशन शक्ति स्कीम. मिशन शक्ति का एम था कि टू इंश्योर वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट. राइट, तो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक अलग सेट ऑफ स्कीम्स है, ये स्कीम है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. ठीक है, इट वाज इम्प्लीमेंटेड, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन. राइट, एंड जैसे पालना स्कीम में, लाइक आई टोल्ड यू, फॉर प्रोवाइडिंग फॉर क्वालिटी एंड अफोर्डेबल डे केयर फैसिलिटीज for children of working women so that they participate in workforce. Okay,
सो दैट इज देयर, और इसके लिए क्रचेस या डे केयर फैसिलिटीज आर बीइंग क्रिएटेड उस, एंड नाउ दिस इज इन न्यूज बिकॉज गवर्नमेंट एम्स टू सेट अप 17,000 क्रचेस अक्रॉस इंडिया, एंड फर्दर नॉट ओनली दैट, उसमें एडिशनल जो है वर्कर्स भी पुट इन करेंगे ईच आंगनवाड़ी, टू एडिशनल क्रच वर्कर्स इन ईच आंगनवाड़ी, तो एक आंगनवाड़ी में भी जो है एडिशनल क्रच वर्कर्स पुट इन करेंगे. If we talk about Mission Shakti, so like I told you, it was for comprehensive initiative for women safety, security and empowerment. तीन key objectives हैं, right? And women led, so to empower women and ensure women led development. Okay, and इसमें दो सब स्कीम्स थी. संबल was for so एक set of sub scheme was संबल which was for safety and security, जिसमें जो सारी इनिशिएटिव्स थे, वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट, नारी अदालत, ओके, ये सब चीजें जो हैं विच वाज फॉर वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वर इन संबल. एंड समर्थ, दैट वाज देयर फॉर एम्पावरिंग वुमेन बाय एनहांसिंग देयर स्किल्स, कैपेसिटी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. तो इसका पार्ट है आपका पालना स्कीम. और इसके अंदर उज्ज्वला, स्वधार गृह, राइट, नेशनल क्रेच स्कीम जो अब पालना स्कीम हो गई, प्रधानमंत्री मातृ वय वंदना योजना, एंड ऑल्सो गैप फंडिंग फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट टू फैसिलिटेट वुमेन्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. तो ये सब इसका पार्ट था. देन द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज योर चाइना बैनिंग द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ टेक्नोलॉजीज. तो सी रेयर अर्थ क्या होते हैं? सी रेयर अर्थ मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं, राइट, रेयर अर्थ आर सच मटेरियल्स बेसिकली जो, सी दे आर नॉट रेयर, दे आर अबंडेंट बट स्कैटर्ड होते हैं. सो दे आर स्कैटर्ड, ओके, सो दे आर अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट बट देयर कंसंट्रेशंस आर स्प्रेड आउट एंड नॉट फाउंड इन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेबल डिपॉजिट्स. यानी जैसे अगर आप आयरन देखो, कोल देखो, तो इट इज कुछ जो कोल माइन, आयरन माइन, वहां पे बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, तो एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है. बट रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं बहुत सारे, अबंडेंट है, ऐसे शॉर्टेज नहीं है, बट इट इज स्कैटर्ड, ओके, इट इज नॉट इन कंसंट्रेटेड फॉर्म. सो मिलता है तो सो दैट वी कैन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट इट, ठीक है. और इसमें बेसिकली दे आर सर्टेन एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मटेरियल्स, और कई बार इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है. तो ये 17 केमिकल एलिमेंट्स हैं, 15 लेंथेनाइट्स होते हैं इसमें, प्लस स्कैंडियम एंड ये ट्रियम. ये बस याद रखना इतना, ये आपके पीरियोडिक टेबल में होता है, बेसिक साइंस की चीज है. सो 15 लेंथेनाइट्स एंड स्कैंडियम एंड इट्रियम, ठीक है, दे आर नोन एज रेयर अर्थ, ओके. एंड इनका यूटिलिटी क्या होता है? व्हाट इज देयर यूटिलिटी? सो दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, राइट, जैसे मैग्नेट्स हो गया, ओके, कैटलिस्ट, जैसे केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती है उसमें वी नीड कैटलिस्ट सो दैट वो रिएक्शन जल्दी से हो, फास्टर रेट पे हो, राइट. पर्टिकुलरली पेट्रोलियम रिफाइनिंग में या ऑटोमोबाइल में जो कैटलिक कन्वर्टर्स होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, ठीक है, आपके जो स्मार्टफोन्स हैं, टेलीविजन स्क्रीन हैं, उसमें यूज होते हैं, मेटलर्जी में यूज होते हैं, ग्लास में होते हैं, एनर्जी में यूज होते हैं. सो यू वुड सी कि ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूटिलिटी वाइज, ठीक है. बहुत ही सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इनफैक्ट जो है कई जो है वेपन्स वगैरह उसमें भी ये यूज होते हैं, राइट. सो इट इज क्रिटिकल टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी. एंड इसमें सप्लाई चेन इज डोमिनेटेड बाय फ्यू कंट्रीज, चाइना बीइंग वन ऑफ द दोस, ठीक है. इनफैक्ट जो प्रोडक्शन देखें तो 90% ऑफ जो आउटपुट है रेयर अर्थ का वो चाइना से आता है, right? So China dominates such an important thing, and what China has done now is कि it has banned export of any technology जिसके through rare earth extract किए जा सकते हैं, so that basically इसके पीछे लॉजिक सिंपल है कि चाइना अपनी डोमिनेंस कंटिन्यू करना चाहता है, right? So what is happening is that everybody is going, basically trying to find alternatives to China for rare earth supply, right? So that's why everybody wants some alternative जो है, या तो खुद से प्रोड्यूस कर ले रेयर अर्थ, या कहीं अल्टरनेटिव कंट्रीज हो जहां से रेयर अर्थ मिले. So this was about the China ban on the export of rare earth technology. Okay, so more or less these are the some key and important topics in today's news paper, right? So thank you very much and have a good day and wish you a Merry Christmas in advance.